वेलकम बैक दोस्तों। एग्ज़ाम का साथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम जनरल एप्टीट्यूड रिव्यू ऑफिसर इलाहाबाद हाई कोर्ट 2016 में जो पूछे गए प्रश्न थे उनको सबको देखेंगे, उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे। आपको पता ही है कि 10 दिन में रिव्यू ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके बाद असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का भी एग्ज़ाम उसके अगले हफ्ते है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस ही एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान है। द कोड नंबर ऑफ अ रैचेट यूज्ड इन अ सेविंग मशीन इज़, यहाँ पे कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक कुछ दिया हुआ है। वो विच ऑफ द फॉलोइंग टैलीज विथ इट, यानी कि जब आप सेविंग मशीन मतलब जो सिलाई की मशीन होती है तो उस पर कुछ ना कुछ नंबर लिखा रहता है। तो अगर मान लीजिए वो नंबर ये है तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा वो नंबर है किसके साथ वो मैच करता है। तो देखिए पहले में 9 है तो सब में 9 है, RW है तो RW सब में है, 6 4 तो सब में 6 4 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है O और ये है 0 तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओ के बाद है 9 तो सब में 9 है, 9 के बाद है जे तो देखिए यहाँ पर है आई तो 9 के बाद आई, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि बहुत 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 इजी क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है कि इफ़ फर्स्ट इज कोडेड एज GJSTU तो हम लिख लेंगे FIRST और उसके नीचे उसको कैसे कोड किया गया है GJSTU। तो बोला है कि सीमेंट CEMENT सीमेंट का कोड क्या होगा। तो देखिए F के बाद आता है G तो वैसे ही C के बाद आ जाएगा D। तो देखिए ऑप्शन में D है तो ये B वाले कट गए, आपके पास A और B 50% चांसेस अब आपके सही होने के बढ़ गए हैं। I के बाद आता है J तो E के बाद क्या आता है F। तो देखिए E के बाद F, यहाँ पर है D तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पूरा मिला लेते हैं। R के बाद आता है S तो M के बाद आएगा N, S के बाद T तो E के बाद F और T के बाद U तो N के बाद O और उसके बाद T के बाद U। तो DFNFOU DFNFOU। तो देखिए यहाँ से ये मैच कर रहा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके तो यहाँ पर आपको एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीक्वेंस दिया गया है जिसमें कुछ सिंबल्स हैं, जिसमें कुछ लेटर्स हैं, जिसमें कुछ नंबर्स हैं। सिंबल्स जैसे कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो पिछला वीडियो देख लीजिए। वो 2019 में जो आरओ का जो पेपर था उसमें एप्टीट्यूड में सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिंबल्स जैसा कि मैंने बताया था, या तो डॉलर हो सकता है, स्टार हो सकता है, हैश हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, ये सभी सिंबल्स हैं। और लेटर्स मतलब हो सकता है जैसे कि ABCD जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और नंबर्स तो आप जानते ही हैं। तो ये तीन चीज़ों से मिलके एक सीक्वेंस आपको दिया गया है। फिर इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर प्रिसीडेड बाय अ सिंबल एंड फॉलोड बाय अ लेटर। सो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नंबर हो और नंबर इज प्रिसीडेड, प्रिसीडेड मतलब उसके पहले, बाय अ सिंबल। तो यहाँ नंबर के पहले हो सिंबल और फॉलोड बाई मतलब इसके बाद क्या हो, एक लेटर हो। ठीक है जी। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे कोई नंबर होना चाहिए, जैसे मान लीजिए 7, सिंबल मतलब जैसे @ और लेटर मतलब जैसे मान लीजिए P। तो इस तरह का कितने सारे ऐसे नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर प्रिसीडेड। तो देखिए अगर आप देखें नंबर, यहाँ पे पहला नंबर 4 है, फिर 8 है, फिर 0 है, फिर 7 है। तो 7 के पीछे क्या कोई एक स्पेशल कैरेक्टर है, कहने का मतलब कोई सिंबल है, नहीं है।
तो देखिए सिंबल यहाँ पर है एस्ट्रिक, तो एस्ट्रिक के बाद नंबर आना चाहिए था। देखिए पहले आना चाहिए था सिंबल, सिंबल के बाद आना चाहिए था नंबर, और नंबर के बाद आना चाहिए था लेटर। तो देखिए अगला सिंबल है ये, तो यहाँ पे सिंबल मैंने लिख लिया, सिंबल के बाद क्या आया 5 यानी कि नंबर, उसके बाद M यानी कि लेटर। तो एक पेयर ये बन गया कि हाँ एक पॉसिबिलिटी ये है। सेकंड देखते हैं, तो है नेक्स्ट जो सिंबल है वो परसेंट, लेकिन परसेंट के बाद कोई नंबर नहीं आया, परसेंट के बाद सीधे लेटर आ गया है D, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं डॉलर, तो डॉलर के बाद नंबर है 6, उसके बाद एक लेटर है G, तो दूसरा पॉसिबिलिटी ये बन गया। फिर एट द रेट है, एट द रेट के बाद अगेन 6 है, फिर B है, तो सिंबल, नंबर और फिर लेटर, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद एक और यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर सिंबल है लेकिन नंबर नहीं है, सिंबल है लेकिन नंबर नहीं, यहाँ पर लेटर है। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, 1 2 3, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो गया है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर्स आर देयर बिटवीन 401 एंड 800। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का, 2 का स्क्वायर इज 4। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। तो वैसे ही बोला है कि अगर आपको नंबर दे दिया गया है 401 से लेके 800 तक, तो आपको बताना है कि ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर्स इसके अंदर लाई करेंगे। तो देखिए अगर मैं 20 का स्क्वायर लूँ तो मुझे मिलता है 400, तो यानी कि 401 मतलब 21 के स्क्वायर से ये चालू होगा, क्योंकि 20 के बाद तो 21 ही आता है जो कि 441 होता है। तो पहला नंबर मुझे मिल गया है कि यहाँ से शुरुआत होगी 441। उसके बाद देखें तो अगर मैं 30 ले लूँ, 30 का स्क्वायर ले लूँ, तो ये होता है 900। तो हमें तो 800 तक दिया गया था कि 800 तक उसके अंदर में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स आएंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर मैं 29 का स्क्वायर ले सकता हूँ, 28 का स्क्वायर ले सकता हूँ। चलिए 28 का स्क्वायर लेते हैं, तो 28 टाइम्स 28 निकालेंगे, 8 8 64, हाथ में 6, 16 16 6 22, 16 5 6 2 8, 784, 784। और 29 का अगर देखेंगे तो वो मोर देन 800 आएगा। चलिए 29 का भी निकाल के देख लेते हैं। 29 टाइम्स 29, 9 टाइम्स 9 इज 81, 9 दूनी 18, 18 8 26, फिर 2 टाइम्स 9 इज 18, हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5, ये देखिए 8 6 14, 5 2 7 1 8, 841। 29 का स्क्वायर है 841। तो हमें कहाँ तक जाना था, 800 तक जाना था, तो ये इतना हम डिस्कार्ड कर देंगे। यानी कि 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25, 26, 27 एंड 28, इतने नंबर का जो स्क्वायर करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा बिटवीन 401 एंड 800। अब पूछा था हाउ मेनी, इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मतलब ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, 9 वो क्या करते हैं, ये 400 को भी ले लेते हैं, 20 का स्क्वायर भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि 401 दिया है, यानी कि 400 से बड़ा होना चाहिए, तो इसीलिए इस 20 के स्क्वायर यानी कि 20 को इंक्लूड नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, Which of the following words can be made using the letters forthcoming? और इसमें एक ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी गई है कि a letter can be used only as many times as they appear in the word। इसका मतलब ये है कि अगर ओ दिया है, आपको 2 बार दिया है, तो आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से 4 बार 5 बार ऐसे नहीं। तो चलिए देखते हैं कि ये फोर्थ कमिंग जो ये दिया हुआ है आपको वर्ड, तो इसके लेटर्स से क्या ये इन सबको बनाया जा सकता है। तो पहला है शूटिंग, तो देखिए एस, तो इसमें एस तो है ही नहीं, FORTHCOMING।
तो फोर शूटिंग को नहीं बनाया जा सकता। थ्रोंग, THRONG, तो देखिए टी है, एच है, आर है, ओ है और एन है, क्या एन है, जी है, तो थ्रोंग बनाया जा सकता है। इग्नोरेंट, तो आई है यहाँ पे, उसके बाद जी है, एन है, ओ है, आर है, लेकिन ए नहीं है, देखिए ए नहीं है, इस कारण से इसको नहीं बनाया जा सकता। नथिंग, तो एन है, ओ है, टी है, एच है, आई है, लेकिन दोबारा एन हम यूज़ नहीं कर सकते, एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसको भी नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है थ्रोंग। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन आया है, 2019 में भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा था। पी इज क्यूज ब्रदर, तो पी और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है? पी है ब्रदर, किसका? क्यू का, तो क्यू का ब्रदर है पी, तो ऐसे एरो से हम डिनोट करेंगे। टी इज क्यूज डॉटर, तो इस क्यू का जो डॉटर है वो कौन है? टी। आगे बढ़ते हैं। आर इज पीस फादर, तो पी का जो फादर है वो कौन है? आर है, आर इज पीस फादर। एस इज टीस ब्रदर, तो टी का ब्रदर यहाँ पे बना देते हैं एस। हु एमंग द फॉलोइंग इज अंकल ऑफ एस, तो एस का अंकल कौन है? तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? बैकवर्ड चलेंगे। कैसे? देखिए एस और टी में क्या रिलेशन है? एस और टी तो भाई हैं, तो एस और टी जो है दोनों भाई हो गए। ठीक है, एस टी का भाई है, तो ये तो मेल है। अब क्यू की डॉटर है टी, तो ये फीमेल है, तो ये तो ब्रदर हो गया, ये इसकी सिस्टर हो गई। अच्छा, ये सिस्टर है तो सिस्टर की ये हो गई मम्मी। तो अगर मेरी बहन है, मेरी बहन की मम्मी तो मेरी मम्मी भी हुई ना, तो एस और क्यू के बीच में क्या रिलेशन हो गया? मदर और सन का। मदर और ये क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरी मम्मी के जो भाई हैं वो लगे मेरे मामा जी, तो मेरा यानी कि एस का पी के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा? मामा का रिलेशन, जो कि होता है अंकल। ठीक है जी, और मामा के पिताजी क्या हो जाएंगे? नाना। ठीक है, नाना हो जाएंगे। तो हमें पूछा था अंकल, अंकल ऑफ एस, तो अंकल ऑफ एस इज पी, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन, ओके देखते हैं, पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट ग्रेड ए बी बिलो 40 ईयर्स एंड हैव 15 ईयर्स एक्सपीरियंस, दे शुड हैव least 8 years teaching experience, of which minimum 5 should be in a college. बेसिकली यहाँ पे एक दो तीन चार चार कैंडिडेट्स हैं, रीटा, अरुण, मयंक और चंदन। ये चार लोगों ने क्या किया है? इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया गया है, और पोस्ट की एलिजिबिलिटी की कुछ क्राइटेरिया है। जैसे पहला चीज़ दिया है कि उनकी एज जो है वो बिलो 40 ईयर्स होनी चाहिए। तो बिलो 40 ईयर्स किसकी है? देखिए रीटा की है, अरुण की है और चंदन की है। तो मयंक चोपड़ा जो हैं ये उस पोस्ट के लिए इन एलिजिबल हो गए पहली कंडीशन के हिसाब से, बिलो 40 ईयर्स। सेकेंड देखते हैं, हैव 15 ईयर्स एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो देखिए टोटल एक्सपीरियंस 15 साल, देखिए रीटा को 13 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये आउट हो गई। अरुण, इनके पास 15 साल का है, और ये देखिए ये 14 साल इनका एक्सपीरियंस है, तो ये भी आउट हो गए। तो अब बचा क्या? अरुण जो है ये बच जाते हैं इस पोस्ट के लिए, लेकिन अभी हमें अरुण को टिक नहीं करना। ज़्यादातर बच्चे यही करेंगे कि अरुण को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हमें एक और कंडीशन दी गई है, एंड हैव 15 ईयर्स एक्सपीरियंस, ये तो हो गया। इसके बाद एक और कंडीशन ये दी गई है कि दे शुड हैव एटलीस्ट 8 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। तो तीसरी कंडीशन ये है कि 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो देखिए टीचिंग एक्सपीरियंस अरुण को कितना है? 10 साल का है। ठीक है,
तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर उसमें लिखा है कि ऑफ विच मिनिमम 5 शुड बी इन अ कॉलेज। तो इसमें से कॉलेज में कम से कम 5 साल जो है वो पढ़ाया हो, लेकिन ये कॉलेज में तो भाई साहब 2 ही साल पढ़ाए हैं, तो इसीलिए क्या होगा, अरुण भी डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। सो नो वन इज एलिजिबल। ठीक है, जनरली बच्चे अरुण को टिक कर देंगे 2 ऑप्शन को देख के और आगे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्वेश्चन को बहुत ही थॉरोली पढ़ना है और एक एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, तभी तो हम सही आंसर पर पहुंच पाएंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 10 पीपल इन अ रूम, everyone shakes hand so that no two people shake hands more than once। तो 10 लोग एक कमरे में हैं, कह रहा है कि हर कोई एक दूसरे से हाथ मिलाता है, लेकिन नो इसमें लिखा नो टू पीपल शेक हैंड्स मोर देन वन, पर कोई भी इंसान जो है 2 बार हाथ नहीं मिलाता। ऑफ कोर्स नो वन शेक्स हैंड विथ हिमसेल्फ, और अपने आप के साथ तो कोई हाथ मिलाता ही नहीं है। हाउ मेनी हैंड शेक्स टेक प्लेस इन द रूम। तो देखिए, अगर आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो है चैप्टर पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत आइडिया है, तो जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं वो कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है एन सी आर बराबर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर, तो n है 10। r क्या है, कितने सिलेक्शन समय है, तो 2 लोग हाथ मिलाएंगे, तो nc2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये टोटल पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, तो nc2 कितना हो जाएगा, 10c2। तो 10c2 हो जाएगा, जिसका मतलब है 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ 8 फैक्टोरियल। तो अब 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 1 टाइम्स 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ये और ये कट गया, ये 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 45। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है सी, तो देयर विल बी 45 हैंडशेक्स इन द रूम। ठीक है जी, अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर नहीं पता है तो एक बार अच्छे से उसको ध्यान दे दीजिए, पढ़ लीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें आपको दिया है इन कम सिप का मतलब होता है ब्यूटी एंड ग्रेस, ये पहला स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद दिया है अली सिड ऑस, ये ऐसे कुछ भी दे देगा, लास्ट फॉर एवर है, और लास्ट में है आर यू टी, चाहे रट बोलिए रुट बोलिए, CIPKUM, ये पता नहीं कौन सी भाषा है, जिसका मतलब होता है ग्रेस एंड पॉइस। ये 3 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, ये पता नहीं कौन सी भाषा में पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट दिया और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन दे दिया है। अब क्वेश्चन पूछा है विच सर्टेनली इज नॉट द कोड फॉर पॉइज लास्ट्स। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पॉइज लास्ट्स का जो कोडिंग है इनमें से कौन सा नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा नहीं पूछा, कौन सा नहीं होगा। तो चलिए, जो 3 स्टेटमेंट दी गई है, जो इन्फॉर्मेशन हमें, इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, क्या कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है यूज़फुल। तो देखिए यहाँ पर ब्यूटी एंड ग्रेस, तो एंड ग्रेस यहाँ पर भी है, एंड ग्रेस यहाँ पर भी है। तो बेसिकली हमें देखना है कि यहाँ पे कुम और कुम, सिप और चिप, जो भी कहिए, तो ये दोनों तो कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब है कि ब्यूटी बराबर EEN है और पॉइस बराबर क्या है, RUT। तो हमसे पूछा था पॉइस लास्ट क्या नहीं होगा, तो पॉइस का हो जाएगा RUT और लास्ट्स का क्या होगा, देखिए हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है क्या, लास्ट्स फॉर एवर। तो ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये इसमें फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करेंगे तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, लास्ट फॉर एवर। यानी कि लास्ट या तो अली हो सकता है, या तो सिड हो सकता है, या फिर OS हो सकता है। तो इसमें 3 ऑप्शंस हो सकते हैं, अली हो सकता है, सिड हो सकता है, या ऑस हो सकता है। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो RUTALI ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन EEN RUT ये तो नहीं हो सकता ना,
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि EEN का मतलब तो ब्यूटी होता है, तो यहाँ पे पॉइज ब्यूटी आ जाएगा, तो ये तो अपना नहीं हो सकता। वैसे ही CIDRUT, तो CIDRUT ये भी हो सकता है, RUTOS ये भी हो सकता है। ये ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि EEN का मतलब हमने अभी देखा ब्यूटी, और RUT का मतलब होता है पॉइज। तो बेसिकली पॉइज ब्यूटी या ब्यूटी पॉइज जो होगा वो EENRUT होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है कि अ मैन यूज्ड 1.5 ग्लासेस ऑफ मिल्क एंड हाफ ग्लास ऑफ वाटर टू मेक 1 ग्लास ईच ऑफ हॉर्लिक्स फॉर हिम एंड हिज वाइफ। तो देखिए, जैसा कि हम भी अपने घर में अगर कुछ शेक पीते हैं तो उसमें मिल्क और वाटर और जो भी हॉर्लिक्स पीना है तो हॉर्लिक्स मिलाते हैं। तो ये कह रहा है कि 1.5 ग्लास यानी कि 1.5 ग्लास जो है मिल्क लिया गया और हाफ ग्लास जो है पानी लिया गया, तो टोटल कितना हो गया? ये 2 ग्लास बन गया, जो भी अपने को शेक मान लीजिए। ठीक है, 2 ग्लास शेक बनाने के लिए इस बंदे ने क्या किया? 1.5 ग्लास मिल्क मिलाया और हाफ ग्लास वाटर मिलाया। आगे बढ़ते हैं। वी एज्यूम दैट द पाउडर हैज़ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। तो इसमें जो हॉर्लिक्स पाउडर मिलाया उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, यानी कि हमें उसका क्वांटिटी यहाँ कंसीडर नहीं करना है। ठीक है। इफ़ हिज इमीडिएट नेबर ड्रॉप्स इन सडनली, अगर उसका जो नेबर है, जो पड़ोसी है, वो तुरंत आ जाता है। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डज ही नीड इन ऑल। तो पूछा है कि हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डज ही नीड इन ऑल। सो टोटल कितना क्वांटिटी, कितना ग्लास ऑफ मिल्क उसको लगेगा टू मेक 1 ग्लास ऑफ हॉर्लिक्स इन द सेम प्रोपोर्शन फॉर ईच ऑफ द 3 पीपल। तो बोल रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो सेम होना चाहिए। तो अभी मिल्क एंड वाटर का रेशियो देख लेते हैं। तो बेसिकली ये हो जाएगा 3/2, 1.5 का मतलब 3/2, ये 1/2। सो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 3/2:1/2, यानी कि हम कह सकते हैं 3:1। ठीक है जी। तो अभी क्या करना है? अब आपको 3 ग्लास बनाना है, 3 ग्लास बनाना है और रेशियो यही रखना है। रेशियो कितना? 3:1, यानी कि मिल्क कितना होना चाहिए? 3/4 होना चाहिए और वाटर कितना होना चाहिए? 1/4। ठीक है। अगर 3:4 बनाना है तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में 3 पार्ट्स होना चाहिए मिल्क और 1 पार्ट होना चाहिए आपका वाटर। तो देखिए, अगर 3/4 मिल्क ले लिया जाए और 1/4 पानी ले लिया जाए तो रेशियो तो सेम रहेगा इसका। अगर आप देखें तो 3:1, ये जो हमने निकाला था। तो अभी जो नया उसका नेबर जो आया है उसके लिए वो 3/4, 3/4 ग्लास का मिल्क मिलाएगा और 1/4 वाटर मिलाएगा। तब तो 3/4 और 1/4 दोनों अगर ऐड करेंगे तो 4/4 यानी कि 1। तो एक एक्स्ट्रा ग्लास उसके नेबर के लिए बन जाएगा। सो ये पहले से 2 ग्लास था, 1 ग्लास और बन गया, टोटल कितने हो जाएंगे? 3 ग्लास। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डज ही नीड इन ऑल। अभी तीनों लोग बैठ के एंजॉय करेंगे तो उसमें कितना मिल्क जो है तीनों लोगों के मिल्क शेक बनाने में काम आया या हॉर्लिक शेक बनाने में। तो ये 1.5 यानी कि 3/2 ग्लास प्लस 3/4 ये टोटल मिल्क है। इसको जोड़ लीजिए तो ये टोटल मिल्क कितना हो जाएगा? 4 एलसीएम आ जाएगा। 6 + 3 9/4। 9/4 करेंगे तो 4 × 2 1/4। तो 2 1/4 ग्लास यानी कि 2 ग्लास और 1/4 ग्लास, इतना क्वांटिटी मिल्क का लगेगा कि सब लोग उतने ही प्रोपोर्शन में, जितना पहले ये दोनों पति पत्नी पी रहे थे जिस रेशियो में मिल्क और वाटर मिला के, अगर उतना ही रेशियो चाहिए कि उसका नेबर भी पिए तो उसके लिए 2 1/4 ग्लास जो है मिल्क डालेगा और वाटर कितना डालेगा? 1/4 + 1/2। देखेंगे आप, इसको ऐड करेंगे तो टोटल 3 ग्लास आ जाएगा और इनका रेशियो भी सेम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैडेट्स आर स्टैंडिंग इन अ रो। कैडेट्स आपको पता ही होंगे, जैसे एनसीसी में जो हैं वो नेशनल कैडेट कॉर्प्स होते हैं। तो कैडेट्स आर स्टैंडिंग इन अ रो
रजत इज इन द 9th प्लेस फ्रॉम द राइट। तो ये अपना राइट है और ये अपना लेफ्ट है। तो अगर राइट से इधर की ओर आएंगे तो जो रजत है वो 9th पोजीशन पे है, यानी कि 8 लोग इधर हैं और 9वें पोजीशन पे रजत है। और क्या बोला है कि मोहित द 10th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट। तो यहाँ से आएंगे तो मोहित आपको मिल जाएगा, और कौन सा प्लेस है, 10th प्लेस पे है। ठीक है, और इनके बीच में हो सकता है कुछ लोग हों, नहीं हों, ये हो सकता है यहाँ हो, ये हो सकता है यहाँ हो, अभी हमें कुछ नहीं पता। अभी हम सिर्फ जितना पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद दिया है ऑन इंटरचेंजिंग देयर प्लेसेस, यानी कि अगर रजत यहाँ आ जाए और मोहित यहाँ आ जाए, दोनों ने अपनी जगह चेंज कर ली। सो रजत इज 15th फ्रॉम द राइट। तो राइट से जब आप देखेंगे तो ये 15th हो जाएगा। तो अब रजत और मोहित को छोड़िए, आप ये पोजीशन देखिए, ये पोजीशन क्या है। अगर यहाँ से चालू करेंगे तो 15वां बंदा होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे इस जगह पे तो 9वां, मतलब 9 लोग होंगे। काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वां बंदा यहाँ पे खड़ा होगा। ये जगह फिक्स कर दी आपने। आगे जाएंगे तो यहाँ पे ये 15th नंबर होगा राइट से। तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी मोहित्स पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट से मोहित की क्या पोजीशन होगी। तो देखेंगे, अगर आप ध्यान दें, अगर मैं राइट से आ रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 14 और 15 इस पोजीशन तक मैं अगर पहुँचूँगा तो राइट से 15वां बंदा ये होगा और राइट से 9th बंदा ये होगा। ठीक है, अब हमें पूछा है कि मोहित लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पे है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो 10th पोजीशन है, तो जो 10th पोजीशन लेफ्ट से है वही 15th पोजीशन राइट से है। तो इनके बीच में और कितने लोग होंगे, देखिए 9 है तो 10वां बंदा होगा, 11वां बंदा होगा, 12वां बंदा, 13वां और 14वां और ये 15वां। देखिए, पहले अगर देखेंगे तो रजत और मोहित ये दो जगह जहाँ खड़े थे तो रजत था 9th बंदा, तो 10th 11th 12th 13th 14th और ये 15th मोहित हो जाएगा। सो 15th फ्रॉम राइट इज 10th फ्रॉम लेफ्ट। फिर से सोचिए, ये 10वां बंदा है तो ये 11वां, ये 12वां, ये 13वां, ये 14वां, ये 15वां, और ये कौन सा हो जाएगा, 16th बंदा हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट। अगर काउंट करते हुए आएंगे तो आपको मिलेगा कि ये 16th बंदा हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो 87 का है ऑप्शन ए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल ही इसको बना लेंगे। एक और क्वेश्चन है 88, जो कि अगेन कोडिंग डिकोडिंग का है, और इसमें दिया गया है, ये देख के ही आपको डर लग जाएगा कि ये क्या क्वेश्चन दिया है। और सच में बहुत सारे बच्चों से ये क्वेश्चन इस तरह के नहीं बनते हैं, लेकिन इसकी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, SCORED स्कोर्ड दिया है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 नंबर्स, 6 अल्फ़ाबेट्स आपको दिए गए हैं। और नंबर्स कितने हैं आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो टोटल 24 नंबर्स दिए गए हैं। तो 24 को आप एक काम करिए, 6 पार्ट में तोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 4। तो 4 4 हम लिख लेते हैं, जैसे 0 3 0 5 हो जाएगा, ये पहला एस के लिए। उसके बाद एस के लिए नहीं, मतलब एस के नीचे में हम लिख सकते हैं 0 3 0 5। उसके बाद 0 4 0 6 0 4 0 6, ये सेकंड जो हमने तोड़ा। उसके बाद है 1 7 1 9 1 7 1 9। आगे बढ़ते हैं 4 1 6 0, 1 7 1 9 के बाद 1 4 6 0 है, 1 4 6 0। देखिए, ये हो गया 1 7 1 9। उसके बाद 1 4 1 6 है, यहाँ पे गलती हो रही है, 1 4 1 6 है, 1 4 1 6 है। बड़ा नंबर दिया है इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। 0 2 0 4, तो 0 2 0 4 हो गया। और सबसे लास्ट में 1 8 2 0, 1 8 2 0। अब हम क्या करेंगे, अगर आप ABCD का नंबरिंग देखिए, हम क्या करेंगे, ABCD लिख लेते हैं, A
BCDEFGHIJK, इनका नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, के बाद L हो जाएगा 12 और M हो जाएगा 13, उसके बाद N 14, O P Q R S T U V W X Y Z। देखिए, मैं आपको एकदम इजी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए ये सब बना रहा हूँ। इसके शॉर्टकट्स भी होते हैं, अगर ये कुछ प्लेसेस आपको याद हो जाएं, जैसे कि T का 20 होता है, फिर उसके बाद M का 13 होता है, तो आपको अगर वो चीज़ें याद हैं तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं उन बच्चों को भी टारगेट कर रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता है, एकदम बेसिक से। तो देखिए S का पोजीशन क्या है, अगर ABCD के हिसाब से देखें तो S का पोजीशन क्या है। देखिए S खोजिए, यहाँ पे 19 है, S इज़ 19, तो S के ऊपर जो है हम लिख देंगे 19, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है जी। C का पोजीशन क्या है, थर्ड है। O का पोजीशन क्या है, जैसे C यहाँ पे हो गया, O का कितना है 15, तो इसके ऊपर 15 लिख देंगे। R कहाँ पर है, R है 18, तो R है 18। E कितना है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और D कहाँ पे है, ये है 4, तो लिख देंगे 4। अब ध्यान से देखिए, ये जो S है वो 19 है, और 19 किसके किसके बीच में लाई करता है, 18, उसके बाद आता है 19, फिर आता है 20, तो 18 और 20 के बीच में लाई करता है। तब आपको समझ में आया कि S की मैपिंग किससे की गई है, ये लास्ट वाले से। ठीक है जी। C होता है मतलब 03 कह सकते हैं, 03 किसके किसके बीच में आता है, 02 और 04 के बीच में, तो देखिए 0204। ओ 15 नंबर पे है, तो 14 और 16 के बीच में आएगा, तो 14 16 हो गया। आर यानी कि 18 है, तो वो 17 19 के बीच में आएगा। फिर ई जो कि 05 है, वो 04 और 06 के बीच में आएगा। और डी जो है वो 4 है, यानी कि 04 03 और 05 के बीच में आएगा। तो अब आप समझ चुके हैं कि ये कैसे आया, इसके पीछे का लॉजिक आप समझ चुके हैं। इतना समझने के बाद अब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं कि मोल्टेन MOLTEN कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले M का पोजीशन देखते हैं, M यहाँ पर है 13, ठीक है। O का देखते हैं, तो O का हमने निकाला है 15। L कहाँ पे है, L देखिए 12। T का होता है 20, T20 मैच। E का होता है 5, और N का क्या होगा 14। अब देखिए, ये S का यहाँ पे ऐसे है, ये C का कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं, किसके बीच में आएगा, 12 और 14, तो 12 14 हो गया। फिर 15 किसके किसके बीच में आएगा, 14 और 16। फिर 12 11 और 13 के बीच में आएगा। 20 19 और 21 के बीच में आएगा। 5 04 06 के बीच में आएगा। और लास्ट में 14 किसके बीच में आएगा, 13 और 15 के। तो ये आपका आंसर हो गया। तो 13 15, तो देखिए ये 12 वाला कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 13 15 यानी कि ए और सी में है। लास्ट में देखिए 12 14, तो लास्ट में 12 14 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। उसके बाद है 15 16, तो यहाँ पे लेकिन क्या है 14 16, यहाँ पे कितना दिया 15 16, तो 14 16 है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लेंदी था, टाइम कंज्यूमिंग भी था, लेकिन देखिए कितने डिटेल में जो है जाके वो क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स और उनकी पोजीशंस याद करनी होगी, तभी जाके ये आसानी से बन पाएगा। ठीक है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 89। इसमें दिया है कि SLIME स्लाइम इज कोडेड एज TMJNF। ठीक है जी। अब आपसे बोला है कि NATION नेशन का क्या कोड होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल बच्चा वाला क्वेश्चन है। S के बाद T, L के बाद M, I के बाद J, M के बाद N, E के बाद F। तो आप N के बाद क्या आता है, O, ठीक है, O आ गया, तो ये और ये कट गया। A के बाद क्या आता है, B, T के बाद क्या आता है, TU, तो U आ गया। तो देखिए आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, J हो गया, कट गया, और B ऑप्शन हो गया। आगे देख सकते हैं I के बाद J, O के बाद P, N के बाद O आता है। तो देखिए OBUJPO यहाँ पे आ गया।
OBUJPO, तो इसीलिए आपका आंसर 89 का हो जाएगा बी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 90 इज हियर। क्वेश्चन नंबर 90 ये कह रहा है, यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है, फिर से वही क्वेश्चन आया है। देखिए, लेटर, सिंबल और नंबर। तो यहाँ पे बोला है कि हाउ मैनी सिंबल्स आर, यानी कि यहाँ पे सिंबल होना चाहिए बीच में, और प्रीसीडेड बाई मतलब उसके पहले क्या होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, और फॉलोड बाई का मतलब उसके बाद क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंबल खोजेंगे। तो सिंबल एक है परसेंट, तो परसेंट के पीछे क्या नंबर है क्या, देखिए नहीं है, तो ये जो है एक पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। डॉलर के पीछे क्या नंबर है क्या, नहीं है। फिर एट द रेट के पीछे नंबर है क्या, नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये जो दिया गया है सिंबल, इसके पीछे नंबर है 4 और इसके आगे लेटर है के, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, एस्ट्रिक या स्टार दिया है, इसके पीछे नंबर है 5 और लेटर है डब्ल्यू, देखिए यहाँ पे, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है। उसके बाद लास्ट में है ये, इसके पीछे है एच, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो टोटल देयर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 91 देखते हैं, फिर से कोडिंग का है। सम कप्स आर मॉप्स एंड ऑल मॉप्स आर लिफ्ट्स। सॉरी, क्वेश्चन 91 देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, गिवन दैट सम कप्स आर मॉप्स एंड ऑल मॉप्स आर लिप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सर्टेनली करेक्ट। सर्टेनली करेक्ट मतलब होता है 100% ट्रू, अंडर ऑल कंडीशंस, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। सर्टेनली विथ सर्टेनिटी मतलब होता है 100% श्योर हो। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट 100% श्योर होगा। ये बेसिकली सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाते हैं, सम कप्स आर मॉप्स। सबसे पहले एक कप्स का एक सर्कल बना लीजिए, और उसमें सम मतलब यहाँ से ऐसे काट दीजिए, मतलब इतने जो कप हैं वो और क्या होंगे, ये मॉप्स होंगे। सम कप्स आर मॉप्स। फिर ऑल मॉप्स आर लिप्स, तो जितने भी मॉप्स हैं ये पूरे क्या हैं, लिप्स हैं। ये कुछ भी सड़ा सा दे देता है, कभी लिप्स दे देता है, कभी फ्रॉग दे देता है, कभी एलिफेंट दे देता है, कुछ भी दे देता है। आपको बस जो दिया है उसी के हिसाब से डायग्राम बनाना है। तो क्वेश्चन ये है, सम मॉप्स आर लिप्स। तो देखिए, सम मॉप्स आर लिप्स नहीं है, यहाँ पे दिया है ऑल मॉप्स आर लिप्स। तो सभी होंगे, सारे मॉप्स लिप्स होंगे ना भाई। सम कैसे होंगे, तो ए तो गलत हो गया। सम मॉप्स आर कप्स, तो देखिए सम मॉप्स आर कप्स, ये तो सही लग रहा है, क्योंकि अगर पूरा कप पूरा मॉप ये ले लो, तो इसमें ये जो हाईलाइट मैंने किया है ये कप्स हैं। सम कप्स आर मॉप्स या फिर सम मॉप्स आर कप्स, ये तो सही लग रहा है। आगे देखते हैं, ऑल लिप्स आर कप्स। तो देखिए, ऑल लिप्स आर कप्स नहीं, ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। ऑल लिप्स आर मॉप्स, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑल लिप्स आर मॉप्स नहीं है, सारे मॉप्स लिप्स हैं, लेकिन सारे लिप्स मॉप्स नहीं हैं। देखिए, यहाँ पे जो लिप होगा वो मॉप के अंदर थोड़ी आ रहा है, तो उसके बाहर आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी एक ऐसा है जो अभी करेक्ट है। तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं 92। आई एम सेवेंथ इन अ क्यू फॉर बाइंग टिकट्स फॉर अ शो इन अ मल्टीप्लेक्स। यानी कि यहाँ पे एक विंडो है, ठीक है, यहाँ पे टिकट आपको बट रहा है। आई एम सेवेंथ इन अ क्यू, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आई यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है जी। आई स्पॉट माई नेबर हु इज़ नाइन्थ फ्रॉम द एंड, तो यहाँ पे एंड है, एंड से जो नाइन्थ पोजीशन है वहाँ पे मेरा नेबर है। तो मान लीजिए मेरा नेबर, ये एंड मतलब इसको 1 से काउंट कर देता हूँ यहाँ पे भी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा करते करते जो नाइन्थ पोजीशन होगा यहाँ पे मेरा नेबर है, ठीक है जी। देयर आर 3 पर्सन्स बिटवीन द टू ऑफ अस, तो 3 लोग और हैं।
ठीक है, हम दोनों के बीच में, मेरे और मेरे नेबर के बीच में। तो ये हो जाएगा 8th, ये हो जाएगा 9th, ये हो जाएगा 10th, यानी कि ये हो जाएगा 11th। मेरा नेबर जो है वो खिड़की से 11th पोजीशन पे है। ठीक है जी। एंड से कितना है, एंड से 9th पे है, तो 8 लोग और इसमें होंगे, तो 11 में 8 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, लास्ट वाला बंदा कितना हो गया, 19। टोटल लाइन में कितने लोग हो गए, 19। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन द क्यू। यहाँ पे एक शब्द दे दिया मिनिमम। मिनिमम की वजह से अब 19 टिक कर लेंगे तो गए आप, क्योंकि मिनिमम बोल दिया यहाँ पे। तो कुछ बच्चे होंगे बस इसी हिसाब से बना देंगे। नहीं, एक और पॉसिबिलिटी है। मिनिमम मतलब ये हो सकता है कि मान लीजिए मैं 7वें नंबर पे हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। मेरा नेबर जो है एंड से 9th पोजीशन पे है, तो और मेरे नेबर के बीच में 3 लोग हैं, तो वो 3 लोग ये भी तो हो सकते हैं, 1 2 3, और मेरा नेबर हो सकता है यहाँ पे खड़ा हो। क्यों नहीं हो सकता भाई, नेबर मेरा लास्ट से 9th नंबर पे हो, तो ये हो सकता है 9th 8th 7th 6th 5th 4th 3rd 2nd और ये लास्ट वाला। तो देखिए अगर पीछे से करेंगे तो ये एंड में ये बंदा हो गया, उसके बाद फर्स्ट नंबर पे होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ। तो 9th नंबर में पीछे से मेरा नेबर खड़ा हुआ है, और नेबर और मेरे बीच में 3 लोग खड़े हैं, 1 2 3, तो ये भी तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस केस में ये मिनिमम वाला केस होगा। ठीक है, और इसमें कितने लोग होंगे टोटल, तो देखिए 9 लोग तो यहाँ हो गए और 2 लोग और एक्स्ट्रा, मतलब पीछे से काउंट करेंगे तो मेरा नेबर 9th पोजीशन पे है और आगे से 3rd पोजीशन पे है, तो 2 लोग और हो गए, इनको जोड़ लो तो 9 और 10 और 11, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 11। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को। यहाँ पे जो वर्ड मिनिमम दिया है इसके कारण ये 19 नहीं होगा, वरना खाली ऐसे दिया होता तो कुछ भी हो सकता था, 19 11 कुछ भी। तो उस तरह से क्वेश्चन भी फ्रेम करते हैं। मिनिमम इसलिए 11 ऑप्शन में दिया है, मिनिमम नहीं देता तो हो सकता है 11 या 19 में कोई एक ऑप्शन नहीं देते। जब दोनों ऑप्शन दिया है तो मिनिमम क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है सीरीज का। इसमें आपको सीरीज में कुछ नंबर दिया गया है, 2 3 4 5 8 7 16 9, और नेक्स्ट क्या होगा इस सीरीज का वो पूछा है। नेक्स्ट 2 टर्म्स पूछा है, सॉरी नेक्स्ट 2 टर्म्स यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ इसके बाद ये। तो देखिए बेसिकली कभी कभी क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाने के लिए ये सीरीज, 2 सीरीज को मिक्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 4 इंटू 2 हो गया, 4 का डबल कितना हो गया 8, 8 का डबल कितना हो गया 16, तो 16 का डबल कितना हो जाएगा जी 32। तो पहला नंबर हो जाएगा 32। अब देखिए यहाँ पे 64 कट गया, 24 कट गया, अब 32 वाले 2 ऑप्शन हैं, ए और सी। अब इसको देखते हैं, ये 3 था, 3 में 2 जुड़ा 5, 5 में 2 जुड़ा 7, 7 में 2 जुड़ा 9, 9 में 2 जुड़ के क्या बन जाएगा 11, 11। तो ये वाला भी कट गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। तो सीरीज में कभी कभी क्या करते हैं कि 2 सीरीज को मिक्स कर देते हैं, ये वैसा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 95। इन अ वोकल म्यूजिक कंपटीशन मीता स्कोर्स लेस देन सीता, यानी कि हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, मीता का स्कोर लेस देन है सीता के स्कोर से, ये पहला चीज़ दे दिया है। फिर बोला है गीतास स्कोर इज मोर देन सीतास बट लेस देन सीमास, तो ये जो गीता का स्कोर है दिस इज मोर देन दैट ऑफ, क्या लिखा है, गीता स्कोर इज मोर देन दैट ऑफ सीता, तो सीता के स्कोर से ज़्यादा है और सीमा के स्कोर से कम है। थर्ड पॉइंट क्या दिया है, वीना स्कोर्स लोअर देन मीता, तो वीना जो है वो लोअर देन मीता स्कोर करती है। ठीक है, ये 3 इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और आपसे पूछा है हु स्टैंड्स थर्ड, तो किसका स्कोर जो है अगर आप अरेंज करेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक तो कौन 3rd नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले देखिए कि गीता लिख लेते हैं। गीता कम स्कोर लेके आती है सीमा से, और लेकिन उसका ज़्यादा स्कोर है किससे, सीता से। और सीता से कम क्या है, मीता का स्कोर, तो
यहाँ पे मीता लिख लेंगे पहले इक्वेशन से, और मीता से कम किसका है, वीना का स्कोर, यहाँ पे वीन लिख दिया है मैंने, वीना होगा। तो अब देखिए मीता, सीता, गीता और वीना, ठीक है जी, और साथ में सीमा भी है। तो ये 5 लोग हैं, तो फर्स्ट आ जाएगी सीमा, सेकंड आ जाएगी गीता, थर्ड आ जाएगी सीता, फोर्थ आ जाएगी मीता और फिफ्थ आ जाएगी वीना। तो थर्ड पूछा है कि कौन आएगा, तो थर्ड आ जाएगी सीता। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 95 का ऑप्शन नंबर सी है। अब देखते हैं 96 को। 96 कहता है कि इफ़ ऑल वॉवेल्स, तो देखिए इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेके जेड तक, उसको हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। वॉवेल्स क्या क्या होते हैं आपने बचपन में पढ़ा है, ए, ई, आई, ओ, यू, और इसके अलावा जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो क्या बोल रहा है कि इफ़ ऑल वॉवेल्स इज इक्विवेलेंट टू 1, ये जितने वॉवेल्स हैं, ए बराबर 1, ई बराबर 1, आई इज इक्वल टू 1, 11 नहीं 1, ओ इज इक्वल टू 1, यू इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसने दे दिया कि ए इज इक्वल टू 1, सारे वॉवेल्स 1 के बराबर होंगे, एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स इक्वल टू 0, तो जितने कॉन्सोनेंट्स होंगे सब 0 होंगे। तो 4 ऑप्शंस में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ज़ीरो, इसमें से कौन सा नॉन ज़ीरो है। तो देखते हैं, चलिए वैल्यू पुट करके डायरेक्टली देख लेते हैं। पी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो ये हो जाएगा 0, तो ऐसे नहीं नीचे लिख रहे हैं ऑप्शन ए, तो P है 0 प्लस B क्या है, कॉन्सोनेंट है 0, F क्या है 0, माइनस Q क्या है 0, माइनस E क्या है, E एक वॉवेल है, तो E की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो टोटल आप देखेंगे तो -1 आएगा जो कि नॉन ज़ीरो है। ऑप्शन बी देखते हैं, O क्या है, O एक वॉवेल है, तो वॉवेल की जगह पे लिख देंगे 1 टाइम्स R क्या है, कॉन्सोनेंट है 0, प्लस C टाइम्स S यानी कि 0 टाइम्स 0, माइनस E क्या है, एक वॉवेल है तो 1, और A क्या है, एक वॉवेल है जो कि है 1। तो देखिए 1 टाइम्स 0 हो जाएगा 0, 0 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि नॉन ज़ीरो पूछा है, तो ऑप्शन बी कट गया। ऑप्शन सी की बात करते हैं, m प्लस पी, तो m क्या है, एक कॉन्सोनेंट है जो कि 0, m प्लस पी ये भी 0 हो गया, मल्टीप्लाइड विथ, अब अंदर कुछ भी हो तो 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो भी क्या हो जाएगा 0, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। अब डी की बात करते हैं, u माइनस ई, तो u क्या है, u एक वॉवेल है तो 1 हो जाएगा, माइनस अनदर वॉवेल e, तो 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ डालने की ज़रूरत भी नहीं है, 1 माइनस 1 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाएगा, तो ये भी डी भी क्रॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी दी ओनली पॉसिबिलिटी जहाँ पे हमें वॉवेल्स को 1 और कॉन्सोनेंट्स को 0 डालने पर एक नॉन ज़ीरो रिजल्ट मिल रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। तुहिना मदर ऑफ नीलम, तो चलिए सबसे पहले मैं तुहिना लिख देता हूँ। तुहिना क्या है, तुहिना और नीलम में क्या रिलेशनशिप है, नीलम की मदर, एरो में लगा रहा हूँ, नीलम की मदर है तुहिना, ठीक है। तुहिना मदर ऑफ नीलम इज द सिस्टर ऑफ अमित's फादर। देखिए यहाँ पे तुहिना के बारे में ही बात हो रहा है, तुहिना मदर ऑफ नीलम, तो मदर ऑफ नीलम है ही, उसके बारे में फिर आगे कंटिन्यू हो रहा है, तुहिना इज द सिस्टर ऑफ अमित's फादर, तो अमित यहाँ पे हैं, अमित के जो फादर हैं वो कोई पर्सन होंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैं एम लिख देता हूँ यानी कि मेल होंगे, अमित के फादर की क्या हैं, सिस्टर हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिस्टर, तो अमित के फादर की सिस्टर हैं तुहिना। आगे क्या बोला है, ममता इज डॉटर ऑफ अमित सिस्टर पायल, तो अमित की सिस्टर यहाँ बना लेते हैं, उसका नाम क्या है पायल, ठीक है। तो ममता क्या है, डॉटर है, ममता इज डॉटर ऑफ अमित सिस्टर पायल, तो अमित की सिस्टर क्या होगी पायल, और इसकी डॉटर कौन है, ममता। हाउ इज नीलम एंड ममता रिलेटेड, तो आपको बताना है नीलम और ममता के बीच में क्या रिलेशन है। तो जाहिर सी बात है हम एक एक करके देखते हैं। तो ममता
पायल, ममता इज द डॉटर ऑफ पायल, ठीक है, वही है, ममता इज द डॉटर ऑफ पायल, ठीक है। तो ममता अगर डॉटर है पायल की, तो ममता और पायल, पायल हो जाएगी मम्मी इसकी, ठीक है। और ये मम्मी अमित की बहन है। आप अच्छे से समझिए, ममता पायल की बेटी है, तो पायल क्या होगी, ममता के साथ क्या रिलेशनशिप हो गया, मम्मी और बेटी का रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। अमित की ये बहन है, तो देखिए अमित की बहन है मतलब ये मामा जी हो जाएंगे अमित, अमित क्या हो जाएंगे, मामा जी हो जाएंगे, क्योंकि मेरी मम्मी के जो भाई हैं वो क्या हो जाएंगे, मामा जी हो जाएंगे, यानी कि अंकल हो जाएंगे। अंकल के पिताजी क्या हो जाएंगे, नाना जी हो जाएंगे। देखिए ये मामा जी, मामा जी के पिता क्या हो जाएंगे, नाना जी। और नाना जी की जो बहन है वो क्या हो जाएंगी, नाना जी की जो बहन है वो क्या हो जाएंगी, वो भी नानी कहलाएंगी, ठीक है। और नानी की बेटी, नानी की, क्योंकि नानी तो मदर हो जाएंगी नीलम की, तो नानी की बेटी मेरी क्या लगेंगी, आप सोच के देखिए, नानी की बेटी तो मेरी बुआ लगेंगी, नानी की बेटी मेरी बुआ लगेंगी, यानी कि आंट होना चाहिए। तो 97 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आंट। बेसिकली ये रिलेशनशिप में ना बहुत सोचना पड़ता है, तो ऐसे आप एक एक जो है ऐसा एरो बना के एक दूसरे को रिलेट करते हुए एक एक स्टेप में आगे बढ़ेंगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो ग्रैंड मदर तो होगी नहीं, सिस्टर भी नहीं होगी, कजिन भी नहीं होगी, तो आंट होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आगे बढ़ते हैं, तो चलिए 98 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। 6 वुमेन ए टू एफ आर सिटिंग अराउंड अ टेबल। तो सबसे पहले बना लेते हैं एक टेबल और इसमें लगा देते हैं 6 कुर्सियाँ, 1 2 3 4 5 और 6। अब एक एक कंडीशन देखते हैं। बी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो यहाँ पे एक ई चेयर फिक्स कर देते हैं ई के लिए, ठीक है। ई का अगर आप देखेंगे तो ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट, ठीक है। सो बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि बी या तो इस कुर्सी पे हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड, या तो इस कुर्सी पे हो सकता है। अगर सामने बोलता तो यहाँ बिठाते, राइट बोलता तो यहाँ या फिर यहाँ बिठाते। तो ये दो पॉसिबिलिटीज बी के लिए हो सकती हैं। एफ इज टू द राइट ऑफ डी, तो डी जहाँ पर बैठा हुआ है उसके राइट में एफ है, तो यहाँ पे डी तो हमें कुछ जानकारी है नहीं, तो इस कंडीशन को आगे बढ़ जाएंगे छोड़ते हुए। देर आर टू वुमेन बिटवीन बी एंड एफ, तो बी और एफ के बीच में दो जो है वुमेन है। तो बी अगर यहाँ होता तो दो वुमेन के बाद यानी कि एफ इधर हो जाता, बी अगर यहाँ होता तो दो वुमेन छोड़ के एफ यहाँ हो जाता। आगे बढ़ते हैं। ए इज नेक्स्ट टू एफ, तो देखिए ए इज नेक्स्ट टू एफ। काउंटिंग क्लॉकवाइज फ्रॉम ए हु इज इन द 4th पोजीशन, यहाँ पे आपको बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। तो चलिए हिम्मत करके पहले बी को हम यहाँ बिठा देते हैं, ठीक है। बी को यहाँ बिठा के तब देखते हैं, एक केस में यहाँ बिठाएंगे, एक केस में यहाँ बिठाएंगे। तो बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ई बिठा दिए, एफ इज टू द राइट ऑफ डी, एफ इज टू द राइट ऑफ डी, डी हमें पता नहीं है। एंड देयर आर टू वुमेन बिटवीन बी एंड एफ, तो एफ कहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पहली बात तो राइट में भी है और बी और एफ के बीच में दो वुमेन होंगी, ठीक है। ये कंडीशन, देयर आर टू वुमेन बिटवीन बी एंड एफ, तो बी और एफ के बीच में दो वुमेन एक यहाँ हो जाएंगी। और एफ कहाँ हो जाएगा, ई के राइट में भी हो गया भाई, चाहे यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे, यहाँ बैठेगा तो सामने कहेगा यहाँ, और यहाँ बैठेगा तो लेफ्ट कहेगा। ए इज नेक्स्ट टू एफ, तो ए जो है वो या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट मतलब इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं। एफ इज टू द राइट ऑफ डी, तो एफ का जो राइट है, सॉरी एफ इज टू द राइट ऑफ डी, तो यहाँ पे डी हो जाएगा क्योंकि डी का राइट है ये, तो डी को यहाँ बिठाएंगे हम, डी का राइट है एफ, ठीक है। सारी कंडीशंस को फिर से एक बार समझते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे। सो बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई के लेफ्ट में बैठा है बी, बिल्कुल सही, ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड है एफ इज टू द राइट ऑफ डी, तो डी के राइट में एफ बैठा हुआ, ये कंडीशन सेटिस्फाइड।
देयर आर 2 वुमेन बिटवीन बी एंड एफ, तो बी और एफ के बीच में 2 और औरतें बैठी हुई हैं, ये भी सेटिस्फाई हो गया। ए इज टू ए इज नेक्स्ट टू एफ, तो एफ के नेक्स्ट क्या है, ए यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब ए हो गया, बी हो गया, तो सी यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि वो अकेली औरत बच गई थी। तो ए बी सी डी ई एफ, ये पांचों जो हैं, छः जो हैं, यहाँ पे आराम से अपनी अपनी जगह पे बैठ गए हैं। अब है काउंटिंग क्लॉकवाइज फ्रॉम ए को आप फिक्स कर लीजिए और यहाँ से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ऐसे जाइए। तो आपसे पूछा है कि हु इज़ इन द फोर्थ पोजीशन, तो देखिए यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 और 4, यानी कि क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, ई होना चाहिए, ई मतलब ऑप्शन डी। तो 98 का जो ऑप्शन है वो आ रहा है डी, यानी कि ये आ जाएगा। ये जो फोर्थ पोजीशन पे जो बंदा है वो, क्योंकि यहाँ पे बोला है काउंटिंग क्लॉकवाइज फ्रॉम ए, तो ए को 1 देंगे, इसको एफ को 2 हो जाएगा, डी को 3 हो जाएगा और ई हो जाएगा फोर्थ पोजीशन पे। तो ऑप्शन ये डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2 3 टाइम्स, यानी कि आपके पास 2, 2, 3 है, 5 2 टाइम्स, 5, 5 है और 8 1s हैं। तो ये 6 डिजिट हैं और आपको 6 डिजिट नंबर बनाना है। और वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि सेम नहीं होने चाहिए। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि डिफरेंट होने चाहिए। तो देखिए 2 कितने हैं, इनकी जो है नंबर्स कितने हैं, 3 हैं, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। और 5 कितने हैं, 2, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, क्योंकि 6 नंबर हैं तो 6 फैक्टोरियल, उसमें से ये शायद आपको फार्मूला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में दिया गया है तो आपको शायद याद हो। तो ये ऐसे ही होता है कि पहले टोटल देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हो गया। फिर कितने रिपीट हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे। और 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दीजिए, नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, तो ये 3 फैक्टोरियल कट गया। ये 2 टाइम्स 2 4, 5 टाइम्स 2 10, 10 टाइम्स 6 इज 60, सो 60 आंसर आया, यानी कि ऑप्शन ए। सो 99 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। दिस इज द करेक्ट आंसर, 60। आगे बढ़ते हैं, सो हम लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पे। द 5 अननेम्ड फिगर्स इन द पिक्चर फॉर्म अ सीरीज, तो यहाँ पे क्या कर रहा है आपको, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और पांचवा, ये एक सीरीज बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड बी द 6th इन द सीरीज, तो छठा कौन सा होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक बॉल दिया हुआ है ये, ठीक है, एक सर्कल के 4 क्वाड्रेंट हैं और ये बॉल दिया हुआ है। तो ये बॉल जब 1 से 2 पोजीशन पे आया तो एक कदम शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ पे जो ट्रांजिशन हुआ तो एक कदम, सिर्फ एक क्वाड्रेंट शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ आ गया। फिर जब 2 से 3 में आया तो देखिए पहले यहाँ था, अब ये 2 कदम चल के यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 2 कदम चला इसने, मतलब 2 क्वाड्रेंट शिफ्ट किए, यहाँ से 1 सेकंड में आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में गया, ठीक, यहाँ पे यहाँ से 1 2 दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया। फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ से कितने जंप लिए उसने, 3 क्वाड्रेंट का जंप लिया। यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4, तो वापस यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से 4 क्वाड्रेंट का जंप था। तो नेक्स्ट में कितना क्वाड्रेंट का जंप होगा, 5 का। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कहीं आएगा नेक्स्ट में, यानी कि सर्कल होगा, ये होगा और ये यहाँ पे आना चाहिए। तो देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था जनरल एप्टीट्यूड RO 2016 में जो पूछा गया था। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है
तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आगे भी हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे जिससे कि आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।